हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेल्टा ऑनलाइन क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है विमीय सूत्र। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम मात्रकों की सहायता से एक सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विमीय सूत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि विमीय सूत्र क्या होते हैं। तो देखिए, यदि किसी भौतिक राशि को यदि किसी भौतिक राशि को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए कि उसमें द्रव्यमान को m एवं दूरी को l तथा समय को t से। यदि किसी भौतिक राशि को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए कि उसमें द्रव्यमान को m एवं दूरी को l तथा समय को t से व्यक्त किया जाता है, तो वह विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि किस प्रकार से किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें उस भौतिक राशि का मात्रक पता होना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात है कि हमें उस भौतिक राशि का मात्रक मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि किस प्रकार से किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र का निरूपण करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम द्रव्यमान का, यानी द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा। तो द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक बड़ा कोष्ठक लेना है और उसमें हमें m, l, t इनको निरूपित करना है। अब देखते हैं कि द्रव्यमान कितना है 1, और इसमें l कितना है यानी कि दूरी कितनी है 0, और t कितना है यानी कि समय वो भी 0 है। तो ये हमारा द्रव्यमान का विमीय सूत्र हो गया। अगर हम ऐसे ही निकालना चाहें दूरी का, ठीक है, तो दूरी का कैसे निकलेगा, दूरी को हम किससे लिखते हैं l से। ठीक है, अब इसमें m, l, t लिख लिया आपने। अब देखिए इसमें m कितना है, m दूरी में कितना है 0, l कितना है 1 और t कितना है 0। तो ये हमारा विमीय सूत्र हो गया। यानी कि हमें बड़े कोष्ठक में सबसे पहले m लिखना है, l लिखना है और t लिखना है, और देखेंगे उसमें m कितना है, यानी कि अगर यहाँ पे m² होता द्रव्यमान के लिए तो यहाँ पे 2 आ जाता। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे देखते हैं समय के लिए क्या है। तो समय के लिए पहले बड़ा कोष्ठक बनाइए, m लिखिए, l लिखिए और t लिखिए। अब देखते हैं समय में m कितना है 0, l कितना है 0 और t कितना है 1। तो ये हो गया हमारा समय का विमीय सूत्र। अब आगे और बढ़ते हैं। अब देखते हैं विस्थापन का। ठीक है, विस्थापन का विमीय सूत्र देखिए। तो विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होता है, क्योंकि विस्थापन क्या एक तरह से दूरी। ठीक है, तो m लिख लिया, l लिख लिया, t लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे m कितना है 0, l कितना है 1 और t कितना है 0। तो ये विस्थापन का विमीय सूत्र हो गया। अब चलते हैं चाल की तरफ कि चाल का विमीय सूत्र क्या होगा। इसको बड़े ध्यान से समझना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय
ठीक है। अब देखते हैं, तो इन दोनों का लिखिए दूरी का क्या होता है। दूरी का हमने अभी यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे m0 l1 t0, ठीक है। अब यहाँ पे समय का लिखते हैं। समय का क्या है, m0 l0 और t1। ये नीचे आएगा क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी जिसमें ऊपर आती है और समय नीचे आता है। अब इन दोनों को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया m0 और m0, तो ये क्या हुआ m0 ही, क्योंकि m0 को ऊपर ले जाएंगे तो m0 ही बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं l1 है, नीचे l0 है, l0 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा l1 ही रहेगा, ठीक है। अब t1 को ऊपर ले जाते हैं तो t1 क्या होता है माइनस का, यानी t की पावर -1। ये हो गया चाल का विमीय सूत्र, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप अगर निकालना चाहें तो त्वरण का निकालते हैं। त्वरण का देखते हैं कि त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, ठीक है। देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन का क्या होता है, वेग में परिवर्तन का मात्रा क्या होता है, मीटर बटे सेकंड, ठीक है। यानी कि इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, इसमें m कितना है 0, m यानी कि किलोग्राम, और दूरी कितनी है 1, और t कितना है -1, ठीक है। ये हो गया हमारा वेग, वेग लिख दिया। अब नीचे क्या है समय, समय को देखिए, समय कितना है m0 l0 और t1। अब इस t1 को ऊपर ले जाएंगे तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, m0 l1 t-2, क्योंकि एक ये t हो गया नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, t2 हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। अब एक और देख लेते हैं हम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल का, ठीक है। बल का फॉर्मूला क्या होता है, m, ठीक है। m क्या होता है यहाँ पे, द्रव्यमान होता है, ये क्या होता है त्वरण होता है, ठीक है। अब देखिए m का क्या हो गया, पहले आप लिख लीजिए m l t। यहाँ पे ये दो भौतिक राशि हैं तो दोनों भौतिक राशियों के लिए m l t लिख लीजिए। अब देखिए क्या है, m के लिए क्या हो गया 1 हो गया, l 0 होता है, t 0 होता है, ठीक है। अब त्वरण के लिए देखिए, त्वरण के लिए हमने यहाँ पे निकाला हुआ है m0 l1 t-2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 1 और 0 क्या हो गया 1, तो ये हो गया m1। ये क्या हो गया l1, क्योंकि यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया। ये कितना है यहाँ पे 0, ये -2, तो ये हो गया t-2। इस प्रकार से हम बल का निकाल सकते। अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम विमीय सूत्र की सहायता से सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम विमीय सूत्र की सहायता से सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण, ठीक है। न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण, इस समीकरण को हम विमीय सूत्र की सहायता से जांच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि विमीय सूत्रों की सहायता से हम दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दाएं पक्ष की तरफ हम विमीय सूत्र रखेंगे और बाएं पक्ष की तरफ भी विमीय सूत्र रखेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तो मान लेंगे कि ये सूत्र सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण क्या है। तो चलिए वो है b बराबर u प्लस ए टी। जिस प्रकार हमने मात्रकों की सहायता से सूत्रों की सत्यापन की जांच की थी, उसी प्रकार हम विमीय सूत्र की सहायता से सूत्रों की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे b क्या है, ये है अंतिम वेग, ठीक है। और u क्या है हमारा प्रारंभिक वेग, दोनों ही वेग है, ठीक है। a क्या है हमारा, a है त्वरण, ठीक है, और t है समय।
अब हमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें वेग का, त्वरण का और समय का विमीय सूत्र आना चाहिए, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो रख के देखते हैं। वेग का विमीय सूत्र रखिए सबसे पहले। तो क्या होता है वेग का? m0 L1 और क्या होता है t-1, जो कि हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद बराबर यहाँ पे क्या है u, ये है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग का भी वही होता है m0 L1 और t-1। इसके बाद आता है प्लस, और ये क्या है हमारा त्वरण। त्वरण का क्या होता है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया हुआ है m0 L1 और t-2। ठीक है, अब इसके बाद क्या है इनटू समय का लिखेंगे। समय का क्या होता है m0 L0 और t1। ठीक है, अब देखते हैं, इधर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, m0 L1 t-1। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये क्या है m0 L1 t-1। इसका भी कुछ नहीं करना है, इसको भी एज इट इज़ रहने दो। अब देखते हैं इन दोनों को, तो इन दोनों में ये दोनों क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इतना यहाँ क्या है m0, यहाँ क्या है m0। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा m0। ठीक है, अब देखते हैं l को। l यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 0, तो यहाँ कितना रहेगा 1। यहाँ t कितना है -2 और यहाँ कितना है t1, तो ये कितना बचेगा t -1। ठीक है, यहाँ कितना है m0 L1 t-1। अब देखते हैं यहाँ कितना है m0 L1 और t-1, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना है m0, ये कितना है L1 और ये कितना है t-1, तो यही आएगा। क्योंकि जब हम किसी भौतिक राशि को ऐड करते हैं तो केवल उन्हीं भौतिक राशियों को हम ऐड कर सकते हैं जिनके मात्रक समान हों। अब मात्रक समान होंगे तो उनकी विमाएँ भी समान होंगी। ठीक है, अब विमाएँ समान होंगी तो जब हम दो समान विमाओं वाली राशियों को ऐड करते हैं तो हमें समान विमा ही मिलती है। ठीक है, तो इसलिए m0 L1 और t-1 प्लस m0 L1 t-1 इज इक्वल टू m0 L1 t-1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा LHS बराबर RHS। तो इससे हम कह सकते हैं कि न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण सही होगा, यानी कि विमीय सूत्र के द्वारा इसका सत्यापन हो गया है। अगर ऐसे ही हमें एग्जाम में कोई और क्वेश्चन दिया जाए, न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण दिया जाए या न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण दिया जाए, तो हम उनका सत्यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी जो बुक में उदाहरण दिए गए हैं उनका, विमीय सूत्र से रिलेटेड जो आपकी बुक में उदाहरण दिए गए हैं NCERT बुक में, उनका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।